नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में एक ऐसी कहानी पर बात करेंगे जो आधुनिक इंटरनेट की सबसे रोचक कहानियों में से एक है। ये कहानी है दो सबसे बड़े इंटरनेट दिग्गजों की, गूगल और विकिपीडिया। ऊपर से देखने में इनका रिश्ता बड़ा आम सा लगता है, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ ऐसे हैरान अंगेज मोड़ आए हैं जिन्होंने तय किया है कि आज हमें इंटरनेट पर जानकारी आखिर मिलती कैसे है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर एक मल्टी बिलियन डॉलर टेक कंपनी और एक छोटी सी कम्युनिटी द्वारा चलाई जाने वाली नॉन प्रॉफिट संस्था, जो एक वक्त पर एक दूसरे के कड़ी प्रतिद्वंद्वी थे, वो इतने गहरे पार्टनर्स कैसे बन गए। चलिए इंफॉर्मेशन क्यूरेशन के इस पूरे मैकेनिज्म को थोड़ा और करीब से समझते हैं। शुरुआती सहयोग की बात करें तो सबसे पहले मुद्दा था नकली साइट्स यानी विकिपीडिया क्लोन्स को कम करना। किस्सा कुछ यूं शुरू होता है कि शुरुआत में गूगल ने दरअसल विकिपीडिया की मदद ही की थी। उस दौर में इंटरनेट पर विकिपीडिया की कॉपी पेस्ट की हुई ढेरों नकली वेबसाइट्स थीं। ये साइट्स आम लोगों द्वारा एडिट नहीं हो सकती थीं और इनका एक ही मकसद था, एड्स दिखाकर पैसे छापना। इन्हें एड फार्म्स कहा जाता था। फिर गूगल ने अपने सर्च इंजन में इन क्लोन्स की रैंकिंग बिल्कुल गिरा दी ताकि असली विकिपीडिया को ऊपर लाया जा सके। नतीजा ये हुआ कि 2008 आते आते विकिपीडिया पर आने वाला ज्यादातर ट्रैफिक सीधे गूगल सर्च से आने लगा। ये प्रामाणिक कंटेंट की एक बहुत बड़ी जीत थी। लेकिन ये दोस्ती लंबी नहीं चली। यहां एंट्री होती है नॉल की, जब गूगल ने खुद का विश्वकोश बनाने की ठान ली। साल 2007 में टेक टाइटन गूगल ने सोचा कि क्यों ना अपना खुद का इन हाउस सोल्यूशन बनाया जाए। उन्होंने नोल नाम का एक यूजर जनरेटेड प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया। द न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे बड़े पब्लिकेशंस ने तुरंत भांप लिया था कि ये सीधे तौर पर विकिपीडिया को टक्कर देने के लिए लाया गया है। मुकाबला बिल्कुल आमने सामने था। एक तरफ विकिपीडिया की आम लोगों वाली कम्युनिटी जो बिना मुनाफे के काम कर रही थी, और दूसरी तरफ गूगल जैसी कंपनी की पूरी ताकत। इस टाइमलाइन को देखकर पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है। 2007 में कनॉल लॉन्च तो होता है पर असफल रहता है। फिर 2010 में एक बड़ा ट्विस्ट आता है, जब गूगल विकिपीडिया फाउंडेशन को अचानक एक बहुत बड़ा अनुदान देता है और आखिरकार 2012 में गूगल कनॉल को हमेशा के लिए बंद कर देता है और उसकी जगह नॉलेज ग्राफ ले आता है। यही वो टर्निंग पॉइंट था जब उन्होंने अपने राइवल को हराने के बजाय उसके साथ हाथ मिलाने का फैसला किया। अब यहां से शुरू होता है आर्थिक सहयोग का दौर, जहां एक पुराने प्रतिद्वंदी को फंड किया जाने लगा। $2 मिलियन, ये बिल्कुल छोटी रकम नहीं है। फरवरी 2010 में गूगल ने विकिमीडिया फाउंडेशन को अपना पहला सबसे बड़ा ग्रांट दिया था। इस बड़ी रकम ने एक नए रिश्ते की नींव रखी। इस कदम ने बिल्कुल साफ कर दिया कि गूगल अब डायरेक्ट लड़ने के मूड में नहीं था, बल्कि वो एक बेहतर और पहले से मजबूत सिस्टम को फाइनेंशियली सपोर्ट करने को ज्यादा समझदारी मान रहा था। इस पूरे किस्से का सबसे इमोशनल मोमेंट यहां आता है। 2010 में गूगल के फाउंडर सर्गे ब्रिन ने पब्लिकली कहा, विकिपीडिया इंटरनेट की सबसे बड़ी जीतों में से एक है। ये कोई मामूली बयान नहीं था, ये एक आधिकारिक कबूलनामा था कि विकिपीडिया की जगह वाकई कोई और नहीं ले सकता। शायद अपना खुद का प्रोजेक्ट फेल होने के बाद ही गूगल को विकिपीडिया की असली ताकत का एहसास हुआ था। तो इस सब का अल्टीमेट रिजल्ट क्या निकला? मई 2012 में गूगल ने कंपटीशन का विचार पूरी तरह त्याग दिया और गूगल नॉलेज ग्राफ लॉन्च किया। आज जब हम कुछ सर्च करते हैं तो साइड में जो इंस्टेंट आंसर पैनल आता है वो यहीं से शुरू हुआ था। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस पैनल में दिखने वाली लगभग सारी जानकारी सीधे विकिपीडिया और CIA वर्ल्ड फैक्टबुक जैसी जगहों से ही आती है। आगे बढ़ते हैं एक और बड़ी चुनौती की तरफ, वीडियो प्लेटफॉर्म्स पर गलत जानकारी से लड़ना और सही तथ्यों पर निर्भर होना। जैसे जैसे इंटरनेट आगे बढ़ा, वीडियोस के जरिए गलत अफवाहें और मिस इन्फॉर्मेशन फैलने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया। इसे रोकना बेहद जरूरी था। मार्च 2018 में गूगल की ही कंपनी YouTube ने एक घोषणा की कि इस समस्या से निपटने के लिए वो विकिपीडिया का ही सहारा लेंगे। एक बार फिर सच्चाई जानने और तथ्यों को वेरीफाई करने के लिए एक ग्लोबल टेक जायंट को एक नॉन प्रॉफिट का ही रास्ता अपनाना पड़ा। ये फ्रेमवर्क सच में बहुत ही शानदार तरीके से काम करता है। जब भी YouTube पर लोग कुछ बहस वाले या सेंसिटिव टॉपिक्स पर वीडियोस देखते हैं, जैसे सितंबर 11 के अटैक्स, अपोलो प्रोग्राम, 2020 का US प्रेसिडेंशियल इलेक्शन या कोविड-19 महामारी, तो ऑटोमेटिकली वीडियो के ठीक नीचे एक इन्फॉर्मेशन पैनल आ जाता है। इस पैनल में सीधे विकिपीडिया, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका और CDC से वेरीफाई की हुई सटीक जानकारी होती है, ताकि बिना वजह का भ्रम न फैले। और अब आते हैं इस कहानी के आखिरी हिस्से पर, एक औपचारिक साझेदारी और आधुनिक एकीकरण।
आज के समय में हमारा आधुनिक सर्च और वीडियो एक्सपीरियंस इसी अटूट रिश्ते का टिका है। फाइनेंशियल सपोर्ट का सिलसिला यहाँ रुका नहीं। जनवरी 2019 में गूगल ने एक बार फिर विकीमीडिया फाउंडेशन को एक और ज़बरदस्त डोनेशन दिया, पूरे $3 मिलियन का। ये इस बात का सबूत था कि सटीक जानकारी को जिंदा रखने के लिए इनका आपस में भरोसा कितना गहरा हो चुका था। इस लंबी यात्रा का क्लाइमैक्स जून 2022 में देखा गया, जब औपचारिक तौर पर यह घोषणा हुई कि गूगल इंटरनेट आर्काइव के साथ मिलकर विकीमीडिया एंटरप्राइज का पहला कस्टमर बन गया है। जी हां, अब गूगल एक्टिवली इस सर्विस के लिए पैसे भी दे रहा था। एक कंपेटिटर के रूप में शुरुआत करने से लेकर एक औपचारिक पेइंग कस्टमर बनने तक ये इस कॉर्पोरेट पार्टनरशिप का सबसे बड़ा और रोचक कमर्शियल बदलाव था। जरा इस बात पर गौर कीजिए कि एक छोटी सी कम्युनिटी ड्रिवन संस्था ने इंटरनेट के सबसे बड़े दिग्गज को ही अपना ग्राहक बना लिया। ये पूरी चर्चा एक बहुत गहरे सवाल के साथ खत्म होती है। भविष्य का इंटरनेट आखिर कैसा दिखेगा जब दुनिया की सबसे ताकतवर और बड़ी पूंजी वाली टेक कंपनियां सच्चाई और तथ्यों के लिए ऐसी नॉन प्रॉफिट्स पर पूरी तरह निर्भर होने लगेंगी? यह वाकई सोचने और समझने वाली बात है। इस एक्सप्लेनर के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।